हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मिष्टी। और आज मैं बताने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स में आई हुई नई मूवी द बर्किंघम मर्डर्स की स्टोरी। द बर्किंघम मर्डर्स बेसिकली एक मिस्ट्री एंड थ्रिलर मूवी है जिसमें थ्रिलर काफ़ी अच्छा है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है करीना कपूर जो कि एक सिंगल मॉम है, बैठ के सोच रही है अपने बेटे के बारे में जो एक हादसे में मर गया है। उस हादसे का जो जिम्मेदार था उसको अरेस्ट किया जाता है और बाय लॉ वो गिल्टी पाया जाता है, इसलिए उसको सज़ा हो जाती है। एक माँ ये तय करती है कि उनकी सारी यादों को समेट के वो अभी कहीं और पे जाके रहेगी, तो वो अपने जॉब से ट्रांसफ़र ले लेती है और एक जगह के लिए। आगे दिखाया जाता है करीना कपूर नए ब्रांच में ज्वाइन कर रही है। करीना कपूर जो यहाँ पे डीएस वामा है वो एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर है और ये न्यू ब्रांच जहाँ पे वो ज्वाइन कर रही है वहाँ पे दिखाया जाता है उनका फर्स्ट केस होगा एक इंडियन फैमिली की मिसिंग किड्स का, जिसके लिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को असिस्ट करेंगी। पहले तो वो राज़ी नहीं होती है ये केस लेने के लिए, लेकिन उनके सीनियर के समझाने से मान जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए डीएस वामा पहुंच जाती है मिसिंग चाइल्ड के घर पे, जहां पे पता चलता है वो एक पंजाबी फैमिली है और जो मिसिंग किड है उनका नाम इशप्रीत है। तो हर रोज़ की तरह इशप्रीत निकला था अपने स्कूल के लिए और रोज़ाना की तरह स्कूल से भी छुट्टी के बाद निकल गया था, लेकिन जिस टाइम पे वो घर पे लौटता है जब बहुत देर तक वो नहीं पहुंचा, तब इशप्रीत की माँ ने उनकी पापा को कॉल किया और वो लोग ढूंढने लगे इशप्रीत को, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग उन लोगों के हाथ नहीं लगा है। और ये भी सामने आता है इशप्रीत इन लोगों की खुद की नहीं पर अडॉप्टेड चाइल्ड है। आगे रूटीन इंक्वायरी स्टार्ट होती है, पूछताछ की जाती है, उनके दोस्तों से भी बात की जाती है और उस बस ड्राइवर से भी बात की जाती है जिनकी बस से वो रोज़ आता जाता था। तो उस बस ड्राइवर भी कहता है कि उस दिन भी उसने वो बस लिया था और पता चलता है कि वो एक पार्क के आसपास उतरा था। आगे उस पार्क में छानबीन की जाती है ताकि कोई ब्रेक थ्रू मिले उन लोगों के हाथ। अगले दिन सुबह इशप्रीत की डेड बॉडी मिलती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और 2-3 फैक्ट सामने आता है। पहले तो ये कि पानी में डूबने से इशप्रीत की मौत हुई है और उसके बदन से 2 डीएनए सैंपल मिलते हैं जिनका पता नहीं है कि किसका है। तो इन्वेस्टिगेशन में आगे दिखाया जाता है कि वो लोग उस कार के बारे में पूछताछ कर रहे हैं जिस कार में बच्चे की बॉडी मिली, और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है एक नाम जो कि है अकरम खान। तो अकरम खान से बात करने के लिए ये लोग जाते हैं। अकरम खान ये बताता है उसकी जो नेफ्यू है शाकिब, जो कि सलीम का लड़का है, शाकिब ने ही उस दिन वो कार को बोरो किया था अकरम खान से। सीसीटीवी फुटेज से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उस दिन शाकिब ही वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उस गाड़ी से वो उसी पार्क के अंदर गया था। तो इसीलिए अभी मेन सस्पेक्ट वो बन जाता है और मेन सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के लिए डीएस वामा उनके घर पे जाती है पूरी टीम के साथ और फाइनली शाकिब को अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे पूछताछ में दिखाया जाता है जब पुलिस ऑफिसर शाकिब से पूछ रहे हैं कि उस दिन वो कहाँ पे था और क्यों गया था पार्क, तो दिखाया जाता है शाकिब कुछ भी बोलने के लिए राज़ी नहीं है। आगे दिखाया जाता है डीएस वामा इशप्रीत के मम्मी पापा से पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि इस मर्डर का मोटिव वो समझना चाहती थी। तो बातचीत में ये सामने आता है कि इशप्रीत के
फादर और सलीम दोनों कभी पार्टनर हुआ करते थे बिजनेस में, लेकिन किसी वजह से वो पार्टनरशिप टूट गई। फिर वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो क्या ये आपसी दुश्मनी ही वजह थी, मोटिव था इस मर्डर के पीछे? वो समझने की कोशिश करते हैं वामा। यहाँ से ये भी सामने आता है शाकिब जो है वो ड्रग एडिक्ट है। जब मोटिव सही से समझ में नहीं आ रहा था तो शाकिब की जोड़ीदार पकड़ा जाता है और उनसे आगे पूछताछ करने के लिए डीएस वर्मा आगे जाती है। तो पूछताछ करने से एक सच सामने आता है कि वो दोनों ही ड्रग एडिक्ट थे और दोनों ने ही ऑनलाइन कुछ ड्रग्स का परचेज़ किया था, जिसकी डिलीवरी के लिए वो लोग उस दिन उस पार्क पे वेट कर रहे थे। तो इश्प्रीत डिलीवरी बॉय की तरह ड्रग्स लेके वहाँ पे पहुँचा, लेकिन इन लोगों के पास पैसे थोड़े से कम थे। जब ये लोग इश्प्रीत को ये चीज़ बताए तो इश्प्रीत ने कहा अगर पैसे नहीं है तो जो सामान दिया है वो वापस करो। इसी कहा सुनी में कुछ आर्गुमेंट हुआ और इसी आर्गुमेंट के चलते शाकिब का दिमाग गर्म हो गया और उसी ने मार डाला इश्प्रीत को। आगे क्या हुआ ये पूछते हैं डीएस वर्मा और उसके जवाब में लड़का ये बोलता है कि वो लोग का प्लान था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की, तो इसी वजह से वो लोग डेड बॉडी को कार के अंदर लेके गए, लेकिन वैसा कर नहीं सके क्योंकि उन लोगों से चाबी गुम हो गई थी। तब डीएस वर्मा पूछती है अगर चाबी ही गुम हो गई थी तो डेड बॉडी को कार के अंदर पहुंचाया कैसे? तो इसका जवाब ठीक तरह से वो लड़का नहीं दे पाया, सिर्फ कहने लगा पुरानी गाड़ी थी तो हम लोग कर लिए ऐसा करके। जब सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे डीएस वर्मा को क्योंकि ये केस अब तो ख़त्म ही थी, तब डीएस वर्मा ने बताया कि बहुत सी एंगल अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, लाइक इश्प्रीत के पास ड्रग्स आए कहाँ से, उसके मर्डर के बाद उसका बैग कहाँ गया, जो बैग किसी को नहीं मिला। ये सब सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी क्योंकि आई विटनेस का कन्फेशन था, तो सीनियर के लिए ये केस लगभग ख़त्म ही था। आगे दिखाया जाता है डीएस वर्मा के सीनियर ऑफिसर की एक बहन है जो कि ड्रग ओवरडोज की वजह से कोमा में है। सिटी में माहौल ख़राब होने लगे हैं क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजन इन्वॉल्व है। इस कहानी में बहुत सी ऐसी कड़ियाँ थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी और जो डीएस वर्मा को परेशान कर रही थी, जैसे कि नावे जो कि इश्प्रीत की पापा के पड़ोसी और दोस्त है, वो पहले एक ड्रग डीलर थे। तो कहाँ से मिला इश्प्रीत को ड्रग? क्या वही है इस पूरी कहानी के पीछे? यहीं पे ये भी सामने आता है नाविक की ड्रग पेडलिंग की वजह से ही आज हार्डी जो कि डीएस वर्मा के सीनियर ऑफिसर है, उनकी बहन की ऐसी हालत हुई है। डीएस वर्मा को अभी पता चलता है उनकी सीनियर ऑफिसर हार्डी पर्सनली कनेक्टेड है इस केस में, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो तय करती है कि केस को रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है अभी तक बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। लाइक अगर किसी का मौत पानी में डूबने से हुआ है तो ऐसे कैसे हो सकता है जहाँ पे बॉडी मिली कार में वहाँ पे कोई पानी का नामो निशान नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं लाइक उनका बैग, इश्प्रीत का बैग कहाँ गया। तो ये सारे सवालों के जवाब ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए। आगे इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है इश्प्रीत के पापा का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये भी सामने आता है इश्प्रीत का लाइफ इंश्योरेंस है एक ह्यूज अमाउंट की, जिसके लिए उसके पापा ने ऑलरेडी क्लेम किया है, जो पैसे उसके पापा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बिज़नेस बचाने के लिए। तो क्या ये मोटिव हो सकता है? इस बारे में सोच रही है डीएस वर्मा।
DS वर्मा सोचती है कुछ भी करने से पहले साकिब से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि क्यों वो सब ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है, वो आखिर में मर्डर किए हैं या नहीं, वो तय करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दिन की सच्चाई जानने के लिए वो बात करती है शाकिब से। शाकिब ने कहा, ये सच है हम दोनों उस दिन उस पार्क में थे, ये भी सच है कि ड्रग डिलीवर करने के लिए इश्प्रीत आया था वहाँ पे, ये भी सच है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन हमने उनको उसके बाद जाने देने, क्योंकि मैं गे हूँ। इसके बाद नशे में चूर हम दोनों ही खो गए थे उस पल में और एंजॉय कर रहे थे उस पल को। और पानी में जब गए तब वहीं पे हम लोगों की इश्प्रीत की लाश मिली, पर ये सच्चाई आगे सोसाइटी को नहीं बता सकते, क्योंकि ये सोसाइटी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शाकिब ने आगे कहा, जब हमको इश्प्रीत की बॉडी मिली थी तब हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हम तभी कार की ढूंढ रहे थे जो कि हमसे गुम हो गई थी। बस यही है सच्चाई। DS वर्मा को ये तो समझ में आ गया था कि शाकिब की ये पूरी बातें सच्ची है, तो वो अभी ये समझना चाहता था कि उसके जोड़ीदार उसको क्यों फंसा रहा है। तो सामने ये आता है DS वर्मा की सीनियर ऑफिसर हार्डी की बहन की हालत की जिम्मेदार वो शाकिब को समझता है, और इसी वजह से वो शाकिब को फंसा रहा था। शाकिब को फंसाने के लिए ही एविडेंसेस इम्प्लांट किए गए थे, लेकिन DS वर्मा को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फिर इश्प्रीत का मर्डर किया किसने। आगे दिखाया जाता है इस मर्डर केस में DS वर्मा इन्वेस्टिगेट कर रही है इश्प्रीत के पापा मिस्टर कोहली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल, और क्या वही वजह थी इस मर्डर की। आगे इश्प्रीत के पापा जब घर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है उनकी ही नेबर नावेद का भाई उसकी बीवी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, और इसी वजह से उनके हाथ से उस नेबर का मर्डर हो जाता है। इश्प्रीत की माँ भी एक ही कहानी दोहराती है कि उसकी नेबर उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जबकि इश्प्रीत के पापा वहाँ पे पहुँच गए और अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रहने की वजह से उसका मर्डर कर दिए। यहाँ पे पुलिस को इस मर्डर केस में और एक ब्रेक थ्रू मिलता है। जैसे मैंने कहानी के शुरुआत में बताया था कि इश्प्रीत की बॉडी से 2 DNA के सैंपल मिले थे, जो एक तो शाकिब का था और सेकंड जो DNA था वो मैच करता है इस मर्डर से। जो नेबर इश्प्रीत के पास में रहता था, जिसने उसकी मम्मी के साथ बदतमीज़ी की, उसी की DNA से इश्प्रीत का बॉडी से मिला हुआ सेकंड DNA मैच करता है। तो इसी वजह से उसका घर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है DS वर्मा। उसी घर से मिलता है इश्प्रीत का मिसिंग स्कूल बैग, कुछ ड्रग्स और एक फ़ोन, और फाइनली अरेस्ट होती है द बेकहम मर्डर की एक्चुअल मर्डरर, जो कि है इश्प्रीत की माँ। इश्प्रीत की माँ अपनी कन्फेशन में बताती है कि शादी के बाद उसको यहाँ पे लाके नौकरानी की तरह रखा गया, जो सिर्फ उन लोगों की सेवाएं करने के लिए थी। उसको बच्चा चाहिए ये किसी ने कभी पूछा ही नहीं। इश्प्रीत को लाके रख दिया। अब उसको ये सारी चीज़ें बोझ लगने लगी थी, और इश्प्रीत के पापा मिस्टर कोहली का इश्प्रीत जान हुआ करता था, तो ये रिवेंज ही अब समझ लो। इसी वजह से उसने इश्प्रीत को मार डाला, और ये मर्डर करने के लिए उसने अपनी नेबर का इस्तेमाल किया। तो यही थी द बर्किंघम मर्डर मिस्ट्री की मर्डरर, और यही थी द बर्किंघम मर्डर्स की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी
ज़रूर बताइएगा। और आगे इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।